गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर के बायोकेमिस्ट्री के बारे में, बायोकेमिस्ट्री के पहले यूनिट के बारे में। तो हमारा पहला यूनिट जो है वो है बायोमॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। बायोकेमिस्ट्री हमारे दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं। पहला होता है बायो, मीन्स होता है लिविंग, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन, यानी कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के केमिस्ट्री या फिर उसके केमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, उसे बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो इसको डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि द बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शन इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा दूसरा है, यहाँ से हमारा यूनिट स्टार्ट होता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स भी आपके दो वर्ड से मिलके बने होते हैं। बायो मीन्स लिविंग एंड मॉलिक्यूल्स मीन्स केमिकल मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो उसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। इसको डिफाइन करना तो हम कह सकते हैं कि दोज मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे केमिकल कंपाउंड या फिर स्ट्रक्चर जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो उसे बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसको भी अगर डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं कि दोज केमिकल कंपाउंड्स और स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। हमारे जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड दूसरा होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स नाम से यह स्पष्ट है, यानी कि जिसका साइज लार्ज हो, और माइक्रो मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी साइज जो है स्मॉल हो। डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि दोज बायो मॉलिक्यूल्स लार्जर इन साइज आर कैटेगराइज इनटू मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड आपके होंगे। दूसरा है हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स दोज बायोमोलिक्यूल्स हैविंग स्मॉलर इन साइज आर कैटेगराइज इनटू मैक्रोमोलिक्यूल्स। आपके एग्जांपल हैं अमीनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। अब हमारे जो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के पार्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन्हीं के बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। तो पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, यानी कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत सारे हों उन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं, पहले कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो दो वर्ड से मिलकर होता है। पहला कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड, और दूसरा हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स। तो दोज मॉलिक्यूल्स इन विच कार्बन एंड वाटर आर प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। लिटरली कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ वाटर भी कहते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब ये हो गया कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कार्बन प्रेजेंट हैं, या फिर कार्बन के ही मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के अंदर मिक्स हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके पाए जाते हैं, तो उसे हाइड्रेट्स ऑफ वाटर कहते हैं। उसके बाद जो हमारा ये कार्बोहाइड्रेट्स है वो इन नेचर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी अगर कहना हो तो कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार, दूसरा न्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार ये है कि ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में प्रेजेंट हो उसे कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C6H12O6 है, तो ये किस रेशियो में प्रेजेंट है, 1:2:1 के रेशियो में आपका कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे जो आपके कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट है। तो इसको कहा गया है ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार डिफाइन करने के लिए क्या है, दोज केमिकल मॉलिक्यूल्स इन विच कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ रेशियो ऑफ 1:2:1 दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार ये कहा गया
कि ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन और वाटर M:N के रेशियो में प्रेजेंट हो उसे कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। यानी दोज केमिकल मॉलिक्यूल्स इन विच कार्बन एंड वाटर आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ M:N। मेनली M:N अगर इसको देखा जाए तो M=N हो जाता है। ये M इसलिए लगाया गया ताकि हम एक रेशियो बना सकें, एक अदर वर्ड का रेशियो बना सकें। तो M=N ही होता है। अगर मान लीजिए कि C का पावर जो है वो M है प्लस वाटर का N है, तो N अगर हम 6 रख देते हैं तो हम अभी बताए हैं कि M=N होता है। तो यहाँ पे C के पास हो जाएगा 6 और H2O के पास हो जाएगा, वाटर के पास हो जाएगा 6। तो अगर हम इसको एक फार्मूला बनाएंगे तो हो जाएगा C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है। तो न्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार यही कहा गया है कि ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और वाटर M:N के रेशियो में प्रेजेंट हो उसको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। फिर हमारा अब आता है कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन में 4 टाइप्स के मेनली हमें पढ़ने होते हैं। पहला होता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो होता है उसमें आपके एक शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। डाइसेक्राइड्स में आपके 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स में आपके 3 से 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और पॉलीसेक्राइड्स में 10 से ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स आपके पाए जाते हैं। मोनोसेक्राइड का एग्जांपल हो जाता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। डाइसेक्राइड का हो जाता है सुक्रोज, माल्टोज। ओलिगोसेक्राइड का हो जाता है रेफिनोज और स्टेकाइनोज। रेफिनोज में आपके 3 शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे, स्टेकाइनोज में आपके 4 शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे। पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, सेल्यूलोज और टेक्सट्रिन्स आपके होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहला मोनोसेक्राइड्स के बारे में कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जो कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद से शुगर मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट यानी शुगर मॉलिक्यूल्स में टूटते नहीं हैं, उन्हें मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है उसका अगर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो अगर वो 1 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स में टूट गया तब तो वो मोनोसेक्राइड रहा ही नहीं, वो तो डाइसेक्राइड हो जाएगा। 3 हो गए तो ट्राई, 4 हो गए तो टेट्रा। इसीलिए ऐसे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जो कि टूटते नहीं हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस उन्हें मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो जाता है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। अब जो हमारे ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। 2 टाइप से 2 बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है एल्डोजेज एंड दूसरा होता है कीटोजेज। एल्डोजेज में देखेंगे तो कहेंगे व्हेन मोनोसेक्राइड्स कार्बन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेंट्स एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दे आर नोन एज एल्डोज। यानी कि ऐसे मोनोसेक्राइड्स जो कि आपके एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आपका ये होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को कंटेंट्स करते हैं उसे एल्डोजेज कहते हैं। एग्जाम्पल में ग्लूकोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाएगा। कीटोजेज when monosaccharide contains ketone functional group they are known as ketones। यानी ऐसे मोनोसेक्राइड जो कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप को कंटेंट्स करते हैं उन्हें कीटोजेस कहते हैं। एग्जांपल में आपका हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और फ्रुक्टोज। फिर हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के आधार पे भी हम मोनोसेक्राइड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें हमारे 4 टाइप के होते हैं, ट्राई एजेज, टेट्रा एजेज, पेंटा एजेज एंड हेक्सोजेज। ट्राई एजेज जो होते हैं हमारे 3 कार्बन एटम को कंटेंट्स करते हैं जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड। टेट्रा एजेज जो होते हैं कंटेंट्स 4 कार्बन एटम जैसे कि इरिथ्रोज। पेंटा एजेज जो होते हैं वो कंटेंट्स 5 कार्बन एटम, यानी कि ये 5 कार्बन एटम्स इसमें होते हैं। और एग्जाम्पल है राइबोज एंड जाइलोज। हेक्सोजेज जो होते हैं वो 6 कार्बन एटम को कंटेंट्स करते हैं जैसे कि आपके ग्लूकोज हो गए, फ्रुक्टोज हो गए और ग्लेक्टेज हो गए। ये हमारा था मोनोसेक्राइड के बारे में। हमारा उसके बाद है डाइसेक्राइड में दोज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स गिव 2 मोनोसेक्राइड यूनिट ऑन द हाइड्रोलिसिस आर नोन एज डाइसेक्राइड। यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जो कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस 2 से अधिक मोनोसेक्राइड यूनिट को कंटेंट्स करते हैं उसे डाइसेक्राइड्स कहते हैं। अभी आपको मैंने पीछे बताया कि आपके जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं हाइड्रोलिसिस के बाद एक भी हाइड्रोलिसिस के बाद वो शुगर मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट नहीं होते हैं, उन्हें मोनोसेक्राइड कहते हैं।
अगर मैंने वहाँ पे ये बताया कि अगर 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स में अगर शुगर मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं तो उसको हम डाइसेक्राइड कहते हैं, ट्राइसेक्राइड कहते हैं। यानी कि अगर हम कहना हो तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जो कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद से 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट को कंटेंट्स करते हैं, उन्हें डाइसेक्राइड्स कहते हैं। और ये जो दोनों मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो आपके एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और जो आपके डाइसेक्राइड होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और टेस्ट में स्वीट होते हैं, यानी मीठे टेस्ट में लगते हैं। आपके जो डाइसेक्राइड हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रिड्यूसिंग, दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड जो होता है वो फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप के साथ होता है, जैसे कि माल्टोज और लेक्टोज। फिर आपका दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग में आपके डाइसेक्राइड के पास कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटो ग्रुप फ्री नहीं होता है। एग्जाम्पल में आप जैसे सुक्रोज कहते हैं। ठीक, ये हमारा था डाइसेक्राइड के बारे में। फिर हमारा आता है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स मतलब कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल जो 3 से 10 के बीच में मोनोसेक्राइड यूनिट को कंटेंट्स करते हैं, उसे ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स है उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और वो 2 से अधिक और 10 से कम शुगर मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। और ये सारे जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं। फिर हमारा होता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद से कार्बोहाइड्रेट का अगर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे रिपीट यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स हैं तो उसे हम कहते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स। यानी बहुत सारे 10 से अधिक अगर आपके मोनोसेक्राइड के यूनिट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हैं तो वो आपका हो जाएगा पॉलीसेक्राइड। डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि पॉलीसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ रिपीट यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स और देयर डेरिवेटिव्स हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है होमोपॉलीसेक्राइड, दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड। जो होमोपॉलीसेक्राइड्स होता है उसमें क्या होता है कि ऐसे पॉलीसेक्राइड जिसमें कि किसी एक टाइप के मोनोसेक्राइड्स कंटेंट्स हो। यानी अगर जो आपके मोनोसेक्राइड्स हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हैं तो अगर किसी एक टाइप के सिंगल टाइप के मोनोसेक्राइड एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हैं तो उसे हम कहते हैं होमोपॉलीसेक्राइड। अगर पॉलीसेक्राइड्स हाइड्रोलिसिस करने के बाद से बहुत सारे मोनोसेक्राइड में जुड़े हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स हैं तो उसको कहते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। इसका मतलब व्हेन पॉलीसेक्राइड्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर ऑन देयर डेरिवेटिव्स दे आर रिफर्ड टू एज होमोपॉलीसेक्राइड्स। तो हमारा पहला लेक्चर आज यहीं खत्म होता है, दूसरा नेक्स्ट लेक्चर में।